हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है सबकी? बढ़िया एकदम। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। ओके, सो आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर ले लिया था। हम लोग ने वहां पे बेसिक चीजें डिस्कस कर ली थी, लाइक व्हाट इज चार्ज, भाई फंडामेंटल यूनिट क्या होता है चार्ज का, ओके क्या होता है चार्ज की प्रॉपर्टीज, ये सारा चीज हम लोग ने वहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ओके, अब अभी तक तुम लोग ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखो और बाद में यहां पे जंप करो, क्योंकि यहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ की, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द इलेक्ट्रिकल पार्ट। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर समझ गया तो कहानी सारा समझ में आ जाएगा, याद रखना। ओके, ये चीज ध्यान देना। ओके, अगर कहानी समझ में आ गया तो सारा चीज, कूलम्स लॉ की कहानी समझ में आ गई तो सारा कहानी समझ में आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करें, चलो बुक और पेन सारा चीज उठा के लेके बैठ जाओ, सब चीज जो खाने पीने का सामान है, जो करना है सारा उठा के लेके बैठ जाओ। चलो, तो डिस्कस करने वाला है कूलम्स लॉ। क्या है कूलम्स लॉ? भाई बोला गया कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में, देखो यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज ऐसा नहीं कि भाई ये पॉइंट चार्ज नहीं है, दिस कैन बी बिकम पॉइंट चार्ज। मान लो कि ये तुम्हारा एक ये है और ये है रिमोट है और एक केस है चश्मे का। अब ये पॉइंट चार्ज बन सकते हैं भाई, इनके बीच में डिस्टेंस दूर कर दो। ओके, अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दोगे तो ये भी पॉइंट चार्ज ही बन जाएंगे। तो हम लोग डिफाइन करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, हम लोग किसके लिए डिफाइन करेंगे? पॉइंट चार्ज के लिए। तो क्या हो जाएगा? कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि दो पॉइंट चार्ज हैं, लेट्स से Q1 और Q2, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स से उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, लेट्स से। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन इज गिवन बाय Q1 Q2, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर से। ओके, दैट इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया कि अगर तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सीख जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन से मिलती है, और वो भी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन? बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? सो यहां पे कहानी कैसी बनेगी देखो। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ग्रेविटेशन में खाली अट्रैक्शन की बात आती है, रिपल्शन नहीं होता। यहां पे देखो, अनलाइक चार्ज हुआ तो अट्रैक्शन हो जाएगा, लाइक चार्ज हुआ तो रिपल्शन हो जाएगा। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द directly proportional to the क्या होगा? किससे प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, भाई जो चार्जेस रहेगा उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो, एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गए? अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है भाई, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना पड़ेगा तो कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा? दैट इज K, और इसको कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर K इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर K का वैल्यू क्या है? K का वैल्यू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अगर हम लोग इसको देखने जाएं तो ज्यादा करके इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो थोड़ा साइड कर दो, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। ओके, अब यहां पे देखो, और इस चीज को यहां पे कर दो। क्यों? क्योंकि हमको एप्सिलॉन समझना है, भाई एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहां पे ध्यान दो, ये एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं वो समझो। ओके, एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग का तुमको पता ही है भाई, स्पेलिंग का मेरा बहुत ज्यादा लोचा है। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। देखो क्या होता है परमिटिविटी, क्या होता है परमिटिविटी? होता है
कि वो जो मीडियम है वो मीडियम कितना अपोज कर रहा है, कितना अपोज कर रहा है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए या फिर अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जगाने के लिए। ओके, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि उसके पास मीडियम नहीं है, उसके पास पार्टिकल नहीं है। तो जब पार्टिकल नहीं है तो वो जाके अपने पार्टिकल को बोल नहीं सकता कि जाके इसको रोक, ना ना। बट अगर मैं बात करूं वाटर की, मैं बात करूं ऑयल की, मैं बात करूं ग्लास की, तो उनके पास उनका खुद का मीडियम है, वो एक मटेरियल मीडियम है, तो उनकी जो परमिटिविटी होगी वो ज्यादा होगी। तो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या होता है रिलेटिव, नॉट परमेबिलिटी, परमिटिविटी। परमेबिलिटी भी है जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की कहानी पढ़ेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है तो यहां पे हम लोग परमिटिविटी देखेंगे। तो रिलेटिव परमेबिलिटी, परमिटिविटी नॉट परमेबिलिटी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ये हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज ER इज इक्वल्स टू, ई मतलब एप्सिलॉन R डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और इसको ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही चीज को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और यही चीज तुम लोग जब 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे ना तो वहां पे ही पढ़ोगे भाई डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। ओके, ऐसा मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट नहीं करता बट उसको हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और वहां पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी, यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उसको ER लिखो, एप्सिलॉन R लिखो या फिर उसको K लिखो, सेम चीज है। मतलब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए ना तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तभी तक ट्रू है जब तक क्या है, जब तक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मतलब जब तक हम लोग ने चार्ज को कहां पे रखा है, जब तक हम लोग ने चार्ज को फ्री स्पेस में रखा है। मान लो कि यहां पे दो चार्ज है और मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, मान लो ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है वो R है। तो इनके बीच में ये क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बराबर, दैट इज नथिंग बट K ना, बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन इज नथिंग बट K, हाँ या ना, उसको ही हम लोग K लिखते हैं। हाँ, अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, देखो ये जो K है ना दैट इज नॉट परमिटिविटी भाई, ये तो सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए K लिखा है। यहां पे जो K लिखा है ना दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी, वो चीज का ध्यान देना खाली। ओके, तो यहां पे देख लो, अब ये यहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब क्या करता हूं, ये सारे के सारे सेटअप को उठा के किसी मीडियम में रख देता हूं। मान लो वाटर, मान लो यहां पे वाटर है और वाटर का परमिटिविटी मेरे को एप्सिलॉन गिवन है, क्या गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, देखो जरा, 1/4 पाई। अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहां पे मात्र सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, नथिंग बट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। और वो जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, इससे उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहां पे हम लोग फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, ये फ्री स्पेस है, मतलब एक तरह का वैक्यूम है तुम्हारा, एक तरह का वैक्यूम है तुम्हारा। बट यहां पे वही चीज फोर्स, वही फोर्स क्या हो जाएगा, वही फोर्स चेंज हो जाएगा, हाँ या ना, वही फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है। अब इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, बट वी नो दैट भाई ER बराबर होता है, और ER के जगह हम लोग K यूज करेंगे, ज्यादा करके हम लोग K यूज करते हैं। तो हमारा जो K है वो बराबर होता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। भाई यहां से एप्सिलॉन क्या मिलेगा, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहां पे पुट कर दो। तो यहां पे फोर्स क्या आ जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ओके, दिस इज फॉर एनी मीडियम, ये जो फोर्स है ये एनी मीडियम के लिए है, कोई भी मीडियम में ये फॉर्मूला काम करेगा। और ये काम करेगा, ये वाला जो फॉर्मूला वो काम करेगा सिर्फ फ्री स्पेस के लिए। ये जो फॉर्मूला है ये खाली काम करने वाला है फ्री स्पेस के लिए। ये जो फॉर्मूला है ये सारा का सारा काम करेगा कोई भी मीडियम हो, पानी हो, हवा हो, मान लो ऑयल हो, ओके, ग्रेप जूस हो, कुछ भी हो भाई, ये काम करने वाला है। क्लियर?
बात समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं इसके वैल्यू की, वापस इसके पहले वाले पे आ जाते हैं कि भाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है तुम्हारा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो देखो यहीं से मेरे को यूनिट मिलेगा। भाई यूनिट क्या हो जाएगा देखो जरा, तो यहां पे यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहां से डायमेंशन भी मिलेगा। देखो डायमेंशन क्या होगा, ध्यान से देखो, कौन बताएगा डायमेंशन? देखो ऊपर न्यूटन का डायमेंशन, मैंने बोला है ना फोर्स का डायमेंशन रट लो, L1 M1 T-2, तो L1 M1 T-2। और अभी तक अगर किसी को डायमेंशन लिखने नहीं आता, अगर डायमेंशन में अभी भी प्रॉब्लम है तुमको, तो ऑलरेडी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 पूरा अवेलेबल है। तो सबसे पहले जाओ चैप्टर नंबर 1 देखो वहां पे, और उसके बाद यहां पे आ जाओ, क्योंकि डायमेंशन बहुत जरूरी है। याद रखना एंट्रेंस एग्जाम में भी 1 या 2 डायमेंशन आ जाते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने फोर्स का डायमेंशन लिख दिया, दैट इज न्यूटन। मीटर बोले तो क्या, लेंथ मतलब L2 डिवाइड बाय कूलम। कूलम बोले तो क्या, करंट इनटू टाइम मतलब I1 T1। देखो जरा, T1 ऊपर चला गया, T-3 हो जाएगा, L1 L2 L3 हो जाएगा, देखो M1 हो जाएगा, और I ऊपर जाके I-1 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर परमिटिविटी, दैट इज L3 M1 T-3 I-1। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको? पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज। भाई यूनिट चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे? अब सेम फॉर्मूला हम लोग कंसीडर करेंगे। मान लो कि भाई जो F है वो है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब मान लो 2 चार्ज है, ये चार्ज का कूलम वैल्यू है 1 कूलम, और ये चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम। मान लो भाई ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है, हमेशा याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू हमेशा होता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹, वो 10⁻⁹। हाँ क्लियर, बात समझ में आ गई? अब यहां पे अगर मैं सारा वैल्यू पुट कर दूंगा, तो देखो क्या मिलेगा जरा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन का क्या मिलेगा, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 क्या मिलेगा, दैट इज 1 कूलम 1 किलो मतलब 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। तो क्या ही आएगा वैल्यू, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इतना ही फोर्स लगेगा ना। तो आई कैन से दैट भाई यहां पे जो चार्ज है वो 1 कूलम कब रहेंगे, जब उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 1 मीटर, एंड उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं डिफाइन कर सकता हूं 1 कूलम इज नथिंग बट is the magnitude of charges, is the magnitude of charge when both charge are placed 1 meter apart from each other and force between them is 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। उसको मैं बोलूंगा 1 कूलम का चार्ज, उसको मैं क्या बोलूंगा, 1 कूलम का चार्ज। ओके मतलब अगर 2 चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का जो यूनिट है वो 1 कूलम है, तो ये 1 कूलम कैसे डिसाइड होगा भाई? ये डिसाइड तब होगा जब उनके बीच में जो फोर्स है वो 9 इंटू 10⁻⁹ लगे, और उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो 1 मीटर है, तब जो चार्ज होगा उस चार्ज को मैं बोलूंगा 1 कूलम। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि मान लो देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, भाई बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस है। मान लो कि यहां पे Q1 है, मान लो यहां पे Q2 है, मान लो यहां पे Q3 है, मान लो यहां पे Qn है। ओके, अब ये जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा भाई? Q2 की वजह से भी लगेगा,
Q3 की वजह से भी लगेगा और Q4 की वजह से भी लगेगा, हाँ है ना, मतलब ये सबकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है, बराबर है ना। अब मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है सारे के सारे, तो रिपल करेंगे एक दूसरे से, मतलब भाई इसका फोर्स यहां पे, ओके, इसका फोर्स यहां पे, मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब यहां पे एक फोर्स लगेगा, मान लो दैट इज F13, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। यहां पे एक फोर्स लगेगा दैट इज F1n, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू n, है ना। तो ये जो पूरे सिस्टम का चार्ज है, मतलब अगर मैं देखने जाऊं कि भाई जो F1 है, मतलब जो Q1 है, वो Q1 पे टोटल कितना चार्ज लगेगा, तो टोटल ये सारे चार्ज लगेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, इसका मतलब क्या है, देखो, द स्टेट दैट नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द particular charge is given by the vector sum of the forces exerted by the individual charge। मतलब हर एक चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वो सारे इंडिविजुअल चार्ज की वजह से लगेगा। अब अगर मान लो कोई पूछेगा कि भाई Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, मान लो अगर कोई बोला कि Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, तो Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, ड्यू टू 1, ड्यू टू 3 एंड ड्यू टू n। अगर कोई बोले Q3 पे कितना फोर्स लगेगा, तो ड्यू टू 1, ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू Qn। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही एवरीवन? ओके, तो हर एक की वजह से यहां पे क्या लगेगा, चार्ज फोर्सेस लगेंगे। तो अगर मैं देखने जाऊं तो बिटवीन 1 एंड 2 कितना फोर्स होगा, देखो F1 दैट इज 1/4πε, ये तो कॉमन ही रहने वाला है। यहां पे आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड में आ जाएगा R12, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो R12 का डिस्टेंस रहेगा, हाँ है ना। इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो R12, इनके बीच में डिस्टेंस अलग रहेगा, इनके बीच में डिस्टेंस अलग रहेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा R12, ये डिस्टेंस हो गया R13, ये डिस्टेंस हो गया R1n, बराबर। तो यहां पे R12 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर वही मैं देखने जाऊं फोर्स, भाई 1 और 3 के बीच में कितना फोर्स रहेगा, तो दैट इज 1/4πε0 Q1 Q3 बाय R13 का स्क्वायर। अगर मैं 1 और n में देखने जाऊं कितना फोर्स रहेगा, तो 1/4πε0 Q1 Qn बाय R1n का स्क्वायर, बराबर है ना। अब ये सारे को सारे ऐड कर दो, तो सारे के सारे ऐड करोगे तो मेरे को आ जाएगा टोटल फोर्स ऑन वन, टोटल फोर्स ऑन वन। तो क्या होगा टोटल फोर्स ऑन वन, देखो जरा, टोटल फोर्स ऑन चार्ज वन क्या हो जाएगा, तो टोटल फोर्स ऑन वन इज नथिंग बट, सब में से देखो 1/4πε कॉमन है, बाहर ले लो, 1/4πε कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा देखो जरा, Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q2 बाय Q3, नॉट Q1 Q3, R13 का स्क्वायर प्लस Q1 Qn R1n का स्क्वायर। ओके, जितने भी n रहेंगे, मतलब जितने भी चार्ज रहेंगे, 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5, जितने भी चार्ज रहेंगे सबको ऐड कर दो, दैट इज नथिंग बट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। भाई ये सबके वजह से चार्ज यहां पे एक्ट करेंगे ना, ये सारे फोर्स की वजह से यहां पे चार्ज एक्ट करेंगे। बात समझ में आएगी, समझ में नहीं आया, समझ में आएगी नहीं आया, पक्का, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिखता नहीं रहेगा तुम लोग को शायद तक, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब शायद से विजिबल होगा सबको। तो दिस इज नथिंग बट, ऐसे अगर मेरे को 2 पे निकालना है तो पहले 1 और 2 पे कितना लग रहा है, 2 और 3 पे कितना लग रहा है, 2 और n पे कितना लग रहा है, और सारे के सारे को ऐड कर दो, तो तुमको मिल जाएगा द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन 2। दिस इज नथिंग बट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 एंड दिस इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात में आ रहे सभी, पक्का क्लियर हुआ सब लोग? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, सो ये वाला जो वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, यहीं पे एंड करेंगे। क्यों एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो टॉपिक अलग से होने वाला है पूरा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अच्छा सा वीडियो बनने वाला है वहां पे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, कूलम्स लॉ का हम लोग एक ही वीडियो रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। क्लियर, बात समझ आ गई? तो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर, बात समझ आ गई? अगर कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, हम लोग को नहीं हो पा रहा है, डिस्कशन करना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।